हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत छोटा सा सवाल मैं पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद आगे की कहानी, आगे की चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि मान लेते हैं एक परिवार है, उस परिवार में 3 व्यक्ति रहते हैं। कि चलिए थोड़ा ज्यादा रिलेट करने के लिए उस परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, ऐसा मान लेते हैं। और वो जो परिवार है उन चारों व्यक्तियों के साथ मिलकर ही चल सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कई घटनाओं की वजह से कुछ ऐसा होने लग जाए कि उस परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करे। वो ये चाहे कि इस परिवार के अंतर्गत जो भी कुछ हो वो सिर्फ हमारे द्वारा ही किया जाए, हमसे पूछकर किया जाए, और अगर कुछ हो रहा है तो उसको बदलने की शक्ति भी हमारे पास हो। तो क्या वो परिवार संगठित होकर बहुत लंबे समय तक चल पाएगा? बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर ऐसी अवस्था हो तो आपको क्या लगता है कि ऐसा परिवार संगठित होकर एक साथ लंबे समय तक चल पाएगा? आप में से 100 में से 90 लोगों का यह शायद कहना होगा कि नहीं चल पाएगा, और वास्तव में ऐसा ही होगा भी। अब इस चीज को हम जोड़ते हैं हमारे भारतीय परिवेश से, भारतीय समाज से। हम छोटे थे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी है 4 पिलर्स। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। हर एक स्तंभ का अपना कार्य है, हर एक स्तंभ की अपनी शक्तियां हैं, और हर एक स्तंभ की अपनी सीमाएं हैं। कमाल की बात तो यह है कि हम 2 स्तंभों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, उनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन जो बचे हुए 2 स्तंभ हैं, ना तो उनकी कोई सीमाएं हैं और ना ही उनकी शक्तियों का कोई ओर या छोर है, और ना ही उनका कोई उत्तरदायित्व है किसी के प्रति। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभों के बारे में, जिसमें एक को विधायिका कहते हैं, एक को कार्यपालिका कहते हैं, एक को न्यायपालिका कहते हैं, और चौथा स्तंभ जो इस समय तो काफी कमजोर चल रहा है, थोड़ी बीमार चल रहा है, जिसको मीडिया भी कई लोग बोलते हैं। हालांकि वो इस्टेब्लिश्ड रूप में एक पिलर के रूप में कार्य नहीं करता, बट फिर भी मानते हैं कि हाँ, लोकतंत्र के लिए मीडिया एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। थोड़ा और प्रिसाइज हो जाए तो कार्य करता था, बट अभी तो खैर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज हम मीडिया के बारे में बात नहीं करेंगे। मीडिया के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, जरूरी है बात करना। बट आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्तंभ के बारे में जिसकी आवश्यकता बहुत है, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेलगाम हो चुका है, या यूं कहें कि उसको लगता है कि वही सर्वोपरि है, बाकी सब तो बेकार है। जी बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात करने वाला हूं भारतीय न्यायपालिका की। पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ दिनों में आपने कई सारी ऐसी बातें सुनी होंगी, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भी इस बारे में बात की, जहां पर कई ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे कि न्यायपालिका, जो भारतीय न्यायपालिका है विशेष तौर पर, इसका कार्य कुछ समझ से परे है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भारतीय न्यायपालिका काम ही नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारा उस पर भरोसा नहीं है। बस सवाल सिर्फ छोटा सा है कि क्या न्यायपालिका जिस काम के लिए बनाई गई थी उस काम को कर पाने में सक्षम है, या कहीं उसे ज्यादा मजा आ रहा है दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करने में, या उसे मजा आ रहा है सरकारी तंत्र को चलाने में। अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना में पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। यानी हमारे देश में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है, जो सबसे सर्वोपरि संस्था है, वो हम भारत के लोग हैं जो इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि संविधान सबसे उच्च स्तर पर बैठा हुआ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतर तरीके से 2 साल 11 महीने की मेहनत के बाद एक विस्तृत संविधान तैयार किया, जहां सभी के लिए शक्तियां निर्धारित की, सभी के लिए सीमाएं निर्धारित की, और इस हिसाब से बनाया कि कोई किसी की शक्तियों पर अतिक्रमण ना करने पाए और किसी के बीच में बैलेंस ना बिगड़ने पाए।
अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्डिक्ट आया, एक निर्देश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उच्चतम न्यायालय की तरफ से, कि राष्ट्रपति को दिए गए वक्त में एक कार्य करना चाहिए, 3 महीने के भीतर एक टाइमलाइन फिक्स कर दी कि इसको आपके बिल्स को पास करना चाहिए। ठीक है, कि अब राष्ट्रपति को भी वो बताएंगे कि कितने समय में कौन सा काम करना है। हमारे भारत में तो राष्ट्रपति को अलग से संविधान के अंदर ये ताकत दी गई है कि वो उच्चतम न्यायालय के फैसलों को पलट सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उस सजा को भी पलटने का प्रावधान हमारे भारतीय राष्ट्रपति के पास है। अब उसको भी ये बताया जाएगा कि आपको किस बिल को कितने समय में पास करना है। अच्छा, इसके पीछे भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर समय सीमा निर्धारित नहीं की थी, क्योंकि हमारे संविधान में कई जगह ये लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ये साफ साफ लिखा गया है कि यदि कोई बिल आता है पास करने का और राष्ट्रपति उससे सहमत नहीं है, उसको वापस भेजता है, तो दोबारा भेजे गए बिल को राष्ट्रपति को पास करना ही होगा। इस तरह के अलग अलग तरह के प्रावधान है। स्पेसिफिक प्रावधानों के लिए थोड़ा आप डिटेल में जाओगे, पॉलिटी पढ़ते हो, तो वहां पर इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। मैं बहुत डिटेल में उस चीज पे नहीं जा रहा, बट मोटा मोटा अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो वहां पर यह प्रावधान है कि अगर दोबारा हमारी विधायिका पास करके बिल्कुल आती है तो उसको फिर राष्ट्रपति को या राज्यपाल को पास करना ही होता है। अब इस तरह की सिचुएशंस में अगर आप राष्ट्रपति पर समय सीमा तय कर दोगे, राज्यपाल पर समय सीमा तय कर दोगे, तो क्या यह नहीं संभव है कि विधायिका जोर जबरदस्ती से अपने मनमर्जी के जो बिल होंगे, जो अधिनियम पारित कराना चाहती होगी, वो पारित करा लेगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये तो एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि जबरदस्ती की जा सकती है। भाई 3 महीने का समय दिया है, पहले बार में उन्होंने वापस कर दिया, या अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमें पसंद नहीं, दोबारा लेके आएंगे, तो फिर उनको तो पता ही है कि दोबारा वाले में तो इनको करना ही पड़ेगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। भाई तो बहुत साधारण सी बात है, समझनी चाहिए। दूसरी चीज, हमको यह पता है कि हमारी विधायिका कैसे उत्तरदायित्व रखती है हमारे प्रति। भाई चुनाव आएगा, 5 साल बाद उसको चुनाव में हम बदल देंगे, हम MP MLA बदल देंगे, हम उसको नहीं चुनेंगे। हमारी कार्यपालिका भी हमारे प्रति उत्तरदायित्व रखती है। अगर हम किसी अधिकारी के प्रति असंतुष्ट है, कोई अधिकारी के कार्य प्रणाली हमें पसंद नहीं आ रही है, तो हम सरकार से गुजारिश करके उस पर भी कार्यवाही करवा सकते हैं। लेकिन किसी के घर से अगर 15 करोड़ कैश बरामद होने की खबर आती है तो उसको ट्रांसफर दे दिया जाता है। कि ट्रांसफर कौन सा उत्तरदायित्व है? किस बारे में बात कर रहे हो आप कैसे ये सुनिश्चित करा रहे हो कि न्यायपालिका बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित की जा रही है? और तो और अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में कि कई केसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो रक्षक बन के आते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, आप वहां जाओगे तो वहां पर जो है आपको बचाया जाएगा, आपकी जो बोलने का स्वतंत्रता है उस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। मैं कहता हूं एक बार आप खाली हमारे न्यायालय को क्रिटिसाइज करके देखो, भाई साहब जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं सच बताता हूं, जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप एक बार न्यायपालिका को क्रिटिसाइज करके तो देखिए, तो कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई साहब? और एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक पिक्चर देखी होगी जॉली LLB, है ना? जॉली LLB की सेंसरशिप पर भी एक केस हो चुका है। हमारे माननीय न्यायाधीशों ने बोला जॉली LLB के कई सीन्स को कट करने की आदेश दिए कि भाई कई सीन्स को कट कर दिया जाए क्योंकि उसमें कोर्ट की मौकरी दिखाई गई है। अरे भाई साहब वो मौकरी नहीं है, दरअसल हमारे भारतीय न्यायालयों की हालत ऐसी है, कभी जाके देखिए धरातल पर, और बल्कि उसमें तो फिर भी एक शालीनता दिखाई गई, थोड़ी नरमी बरती गई। वास्तविकता तो इससे भी गैर गुजरी है। आप पुलिस वाले से सवाल जवाब कर सकते हो, आप प्रशासन से सवाल जवाब कर सकते हो, आप मंत्रियों से सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन एक जज से सवाल जवाब आप नहीं कर सकते। तो किस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाने की बात आप कर रहे हैं? और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए। इंटरफेयर नहीं करोगे, अगर उसमें आप कुछ बोलोगे नहीं, तो हमारी जो विधायिका है, हमारी जो कार्यपालिका है,
वो बेलगाम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हर काम में वहां पर इंटरफेयर कर रहे हो। अगर भारतीय संसद ने किसी कानून को पास किया है तो इसका मतलब साफ है कि भारत की 140 करोड़ की जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने जनता की मर्जी से उस बिल को पारित करवाया है। वो हवा हवाई में जबरदस्ती में पारित किया गया कोई बिल नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है जिसको आप बर्खास्त कर दोगे, जिसको आप कह दोगे कि ये खराब है। वो भारत सरकार, जो कि भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, वो अपनी मर्जी से बैठी हुई सरकार नहीं, भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा लाया गया बिल है जिसको अधिनियम में बनाया गया है। तो उसको आप नकारने की क्षमता कहां से ला रहे हो? वो शक्ति आपको कहां से मिल रही है? भाई आपका काम है लोगों के हितों की रक्षा करना, आपका काम है लोगों को न्याय दिलाना, ना कि कार्यपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप करना। अब समय आ गया है कि यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आप कब अकाउंटेबल होंगे? आपकी नियुक्ति कैसे हो रही है? आपके हस्तांतरण कैसे हो रहे हैं? अगर आपके द्वारा कोई गलती की जा रही है तो उस पर कार्यवाही कैसे हो रही है, इसके बारे में कोई आम नागरिक नहीं जानता। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप एक गांव में जाइए और एक गांव के आदमी से पूछिए जाके कि भाई साहब तहसीलदार ने गलती कर दी है, इस गलती की सजा उसको कैसे मिलेगी। वो छट से बता देगा, फट से बता देगा कि भाई आप जाइए डीएम के पास शिकायत करिए, विधायक जी के पास जाइए शिकायत करिए, सांसद जी के पास जाइए शिकायत करिए, आपका काम हो जाएगा। उस तहसीलदार को डांट भी पड़ेगी, फटकार भी पड़ेगी और आपके हितों की रक्षा भी होगी। लेकिन अगर उससे पूछिए कि अच्छा एक बात बताओ, अगर जज ने कोई गलती कर दी है तो क्या करे, तो कहेगा जज तो क्या बोल सकते हैं। तो ये आम जनता तक कौन पहुंचाएगा? इसके बारे में जवाबदेही तो कौन तय करेगा? ये भी सोचने और समझने की बात है, सोचने और समझने की जरूरत है। आने वाले किसी एक दो वीडियो में मैं स्पेसिफिक केस लेके आऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के ही केस लेके आऊंगा, हाई कोर्ट के ही केसेस को लेके आऊंगा और बताऊंगा वहां पर कि कैसे ये अपनी ही बातों पर जब अपनी बारी आती है तो पलट जाते हैं और दूसरों की बारी आती है तो उसमें आके बताते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल दे भी देता हूं। आप सभी को एनजेएसी एक्ट याद होगा, 2015 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जुडिशरी के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दरअसल एनजेएसी एक्ट था क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं। तो एनजेएसी एक्ट का काम यह था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको हटाते हुए जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाया जाएगा। तो जुडिशरी ने बोला कि भाई जुडिशरी के कामों में विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन 2023 में एक और केस आया, शायद अनूप बर्णवाल केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमिश्नर की जब चुनाव होगा, जब इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा तो उसमें एक मेंबर कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब एक बात बताइए कि विधायिका के चुनाव में जुडिशरी का क्या काम है? यानी कि जब अपनी बारी आई तब आपने कह दिया कि विधायिका कार्यपालिका हमारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं कर सकती, सेपरेशन ऑफ पावर है, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अनूप बर्णवाल केस हुआ तो उसमें फिर आप क्यों कह रहे हो कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए और उस चीज के अपॉइंटमेंट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट होने चाहिए जो भारत की जनता के लिए एक संस्थान का निर्माण करेंगे, विधायिका का निर्माण करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे। और कौन निर्माण करेगा? वो निर्माण करेगा जिसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये दो मुंहा चरित्र लेके आप कैसे भारत के लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हो? सवाल तीखा है बट एकदम साफ सुथरा है। मेरी कोई यहां पर ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूं, मैं न्यायालय के प्रति कुछ विवाद स्थापित करो। बस सिंपल सा सवाल है कि भाई साहब अगर बाकियों की जवाबदेही है, मेरी जवाबदेही है, तो आपकी भी होनी चाहिए। संस्थान आप भी चला रहे हो भारत के अंदर, आप यहां पर एकदम सुप्रीम पावर नहीं हो सकते कि आपसे ऊपर कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हमारे यहां सिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि हर एक के ऊपर कोई एक बैठा हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। आज इतना ही रखते हैं। एक और स्तंभ है, उस स्तंभ के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय।